आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अर्विंग स्क्रोडिंजर द्वारा दिया गया था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। द स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन that describes the wave function or state function of a quantum mechanical system। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एक प्रकार से दिया गया था किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया फॉर एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन का ही सिस्टम एग्जांपल के फॉर्म में लिया जाएगा। तो जब हम किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के वेव फंक्शन तरंग फलन को समझाने का प्रयास करते हैं या उसके स्टेट फंक्शन को समझाने का प्रयास करते हैं तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ओवर टाइम इन विच द क्वांटम इफेक्ट्स लाइक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आर सिग्निफिकेंट। तो ये इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि समय के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी में, भौतिक क्वांटिटी में आने वाले परिवर्तन को बताता है, समझाता है। जैसे इस प्रोसेस में क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स जैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी सिग्निफिकेंट हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं फिर से, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है और तरंग के समान भी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, वेव के समान प्रॉपर्टीज़। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वेव पार्टिकल डुअल नेचर शो करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को समझाने के लिए समय के साथ उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहे हैं उसको समझाने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया था अर्विन स्क्रोडिंजर द्वारा, वो कहलाता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। The trajectory, positioning and energy of these systems can be retrieved by solving the Schrödinger equation। तो इस तरह की जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हैं उनका ट्रेजेक्ट्री मतलब वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, उनका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें स्क्रोडिंजर इक्वेशन का प्रयोग करके निकाली जा सकती हैं। द कंसेप्ट ऑफ अ वेव फंक्शन इज़ अ फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वेव फंक्शन, तरंग फलन एक बेसिक कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में। द वेव फंक्शन डिफाइंस द स्टेट ऑफ सिस्टम एट ईच स्पेशल पोजीशन एंड टाइम। तो जो तरंग फलन है, वेव फंक्शन एक्चुअली है क्या, किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का स्पेस में किसी टाइम पे क्या पोजीशन है, ये निकालने के लिए, इस चीज़ के लिए वेव फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। साइन या सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन। A sine or sinusoid wave is a mathematical curve that describes a smooth periodic oscillation। तो स्मूथ ऑक्सीलेशन, स्मूथ दोलन जो है उसको समझाने के लिए जो कर्व यूज़ होता है वो साइन कर्व या सिनुसॉइड वेव कहलाता है। एक मैथमेटिकल कर्व है। ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन यूज़ होता है उसी पर बेस्ड होता है ये। अ साइन वेव इज़ अ कंटिन्यूस वेव, सतत तरंग के समान होता है साइन वेव, कंटिन्यूस वेव होता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फंक्शन साइन ऑफ विच इट इज़ द ग्राफ। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन है साइन, उसी के बेस पर इसका नाम लिया गया है, नाम रखा गया है। इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज़। तो समय के साथ अगर आप इसे समय का फंक्शन मानते हैं तो जो बेसिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा वो है वाई टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ टी प्लस साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साई। तो ये इसका बेसिक फॉर्म है। यहाँ पर ए है एम्पलीट्यूड, पीक ऑफ डेविएशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम ज़ीरो। एफ क्या है, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस साइकिल्स दैट अकर ईच सेकेंड ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी एफ द्वारा डिनोट किया गया है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ,
ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन यूनिट्स ऑफ रेडियंस पर सेकेंड। तो जो भी फंक्शन रेडियंस पर सेकेंड के यूनिट्स में चेंज हो रहा है उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल ओमेगा लिया गया है। फाई इक्वल टू फेज स्पेसिफाइज वेयर इन इट्स साइकिल द ऑक्सीलेशन इज एट t इक्वल टू 0। यहाँ जो फाई है वो फेज को डिनोट कर रहा है, रेडियंस में इसका यूनिट है, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये बताता है कि ऑक्सीलेशन साइकिल में कहाँ तक पहुँचा। डेरिवेशन देखते हैं। Momentum of electron, wavelength of matter wave associated with it and de Broglie equation were used। तो जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन का डेरिवेशन है वो डी ब्रॉगली इक्वेशन पर बेस्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और जो भी मैटर वेव है उसका वेवलेंथ, इनके बीच का रिलेशन यूज़ होता है। इसी के बेस पे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन डिराइव होगा। इलेक्ट्रॉन्स पजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है। इन ऑर्डर टू स्टडी इलेक्ट्रॉन वेव अ वेव फंक्शन एंड वेव इक्वेशन शुड बी यूज्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव के समान बिहेव करता है तो उसका एक वेव फंक्शन तरंग फलन भी होगा और उससे रिलेटेड एक वेव इक्वेशन भी होगा। एज्यूम अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग टाइड एट टू एंड्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। अब मान लीजिए कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, एक तार है जिसकी तनी हुई तार है जिसके दो छोर हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। तो एज्यूम अ वाइब्रेशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग सो दैट ऑल इट्स पॉइंट्स अंडरगो मोशन विद इट्स एंड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। अब हम मानते हैं कि उस तनी हुई तार में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एक वाइब्रेशन जनरेट कर दिया गया है, तो वाइब्रेशन पूरे स्ट्रिंग में मूव कर रहा है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड एट टाइम t इन द स्ट्रिंग अलॉन्ग y एक्सिस इज y। अब हम मानते हैं कि y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है या एम्पलीट्यूड है टाइम t के साथ वो y है। द कोऑर्डिनेट अलॉन्ग x एक्सिस एट टाइम t इज़ x, और x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है वो x है। तो वेव इक्वेशन इस तरह के वेव के लिए क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको मिलता है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस है, एक बार उसे x के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट किया गया है और दूसरी बार राइट हैंड साइड में t के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट किया गया है। The wave amplitude y depends on two functions x and t which need to be separated। अब जो वेव एम्पलीट्यूड y है वो दो फंक्शंस पे डिपेंड करता है, x और t पे। पिछले इक्वेशन में हमने देखा था y को x के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट किया गया था, यानी y दो फंक्शन पे डिपेंड करता है, x और t पे, जिनको कि सेपरेट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे y जो है x का और t का फंक्शन है, तो उसे कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स साई टी। साई टी फॉर द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है उसमें साई टी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, साई टी के लिए इक्वेशन है फाई टी इज इक्वल टू a sin 2 पाई न्यू टी। यहाँ पर न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स फाई टी। इक्वेशन नंबर 2 में फाई टी की वैल्यू डालने के बाद जब डबल डिफ्रेंशिएट किया गया तो इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा।
t के साथ डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2fx अपॉन dx स्क्वायर phi t। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करने पे क्या मिलता है, d2fx अपॉन dx स्क्वायर phi t इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 में था। यहाँ पर क्या था, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d2fx अपॉन dx स्क्वायर phi t। तो यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर दिया गया है और इक्वेशन 1 की जो बाकी वैल्यू थी वो थी 1 अपॉन c स्क्वायर इंटू d2y बाई dt स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 6 मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हुए अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 से हमें क्या मिलेगा, ये नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 7। तो एक बार देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 क्या था और 6 क्या था। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 ये है और इक्वेशन नंबर 6 जो अभी अभी डिराइव हुआ है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 से। यानी यहाँ जो वैल्यू है d2y अपॉन dt स्क्वायर, उसके लिए वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया गया है, -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर fx phi t। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और 6 से क्या मिलता है, d2fx अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई न्यू स्क्वायर बाई c स्क्वायर fx। अब इस फॉर्मूले में, ये जो इक्वेशन मिला है इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस फॉर्मूले में है न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर हम न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, d2fx अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर fx। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन है, ये वेव फंक्शन जो भी वाइब्रेशन का वेव फंक्शन है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ हुआ है वो x है, fx है। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत होगी, fx को रिप्लेस करना होगा ऐसे फंक्शन से जो कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, साई जो है वेव के तीनों एक्सिस में वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन नंबर 8 केवल एक्स एक्सिस में वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम fx को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, साई से। तो साई से रिप्लेस करने के बाद ये जो भी वेव फंक्शन है वो तीनों एक्सिस में वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा और इक्वेशन चेंज होकर के क्या मिलेगा, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। अब ये जो पहला पार्ट है ये एक्स एक्सिस में वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। तो इसलिए वेव फंक्शन साई से रिप्लेस किया गया है फंक्शन fx को, ताकि तीनों एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जा सके वाइब्रेशन को। अब साई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dz स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई। अब जो कॉमन फैक्टर निकला उसे हम एक
ऑपरेटर से, जिसे कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dz स्क्वायर। तो जो पिछला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 10, वो चेंज होके क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी इज इक्वल टू h बाय पी। ये डी ब्रोगली का इक्वेशन है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 में डाल दी जाएगी। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 12 चेंज होकर के क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। अब हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी है E, वो सम टोटल होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल होता है टोटल एनर्जी। सो E इज इक्वल टू टी प्लस वी। यहाँ E टोटल एनर्जी है, T काइनेटिक एनर्जी है और V पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना होगा। T इज इक्वल टू ई माइनस बी और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे जो हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू मिला हुआ है, उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन 2m। अब इक्वेशन नंबर 14 और 17 का यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 17 का यूज़ करके हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एक बार इक्वेशन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या था इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 था डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। तो यहाँ पर हम जो अपना इक्वेशन देख रहे थे, वहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाएगी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 17 से क्या निकलती है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू 2m। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा और क्या होगा, डेल स्क्वायर साई जो कि चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ है, 8 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर था, तो 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर था। तो पी स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या हो जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, डेल स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फुल फॉर्म में लिखते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर को, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये है, ये जो था ये आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्म, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का हैमिल्टोनियन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से शुरुआत होगी। इस इक्वेशन में h जो प्लैंक कांस्टेंट है उसे रिप्लेस किया गया है h क्रॉस से। तो h क्रॉस इज इक्वल टू h बाय 2 पाई। h क्रॉस इज इक्वल टू h बाय 2 पाई। तो ये जब h स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे h क्रॉस स्क्वायर से तो ये रिलेशन यूज़ होगा। अब क्या करना है, ये जो सेकंड टर्म है इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद
ये जो -2m/h क्रॉस स्क्वायर है इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू E माइनस वी साई का क्या लिख सकते हैं, E साई माइनस वी साई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो V साई है उसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस वी साई और साई कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v कॉमन है इसके साथ साई इज इक्वल टू ई साई। अब ये जो ब्रैकेट वाला जो फैक्टर है -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, रिप्रेजेंट करते हैं h कैप से। तो जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगा आपको, h कैप साई इज इक्वल टू ई साई। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख चुके हैं अभी तक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट हैज़ मेनी सॉल्यूशंस मोस्ट ऑफ विच आर यूजलेस। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर का यूज़ नहीं होता, वे काम के नहीं होते हैं। The wave function psi can be solved satisfactorily only for certain values of total energy E. These values are known as eigenvalue. जो वेव फंक्शन है उनका सही तरीके से संतोषजनक सॉल्यूशन कुछ ही टोटल एनर्जी E की वैल्यूज़ के लिए मिल सकता है, वेव फंक्शन का सही सॉल्यूशन। तो इन टोटल एनर्जी की वैल्यूज़ को आइगन वैल्यूज़ कहते हैं और इनसे जुड़े जो वेव फंक्शन होते हैं उन्हें आइगन फंक्शन कहा जाता है। The wave function psi has no physical significance, it only represents the amplitude of wave. तो जो वेव फंक्शन है ये केवल तरंग के एम्पलीट्यूड आयाम को बताता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। The probability of finding electron in 3-dimensional space is directly proportional to the square of wave function. लेकिन अगर हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो साई का जो स्क्वायर है वेव फंक्शन का, साई स्क्वायर, वो 3-डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को बताता है। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to infinity साई स्क्वायर 4πr² dr इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साई स्क्वायर के, और जो बाकी का फैक्टर है 4πr² dr ये वॉल्यूम से रिलेटेड फैक्टर है। The probability of finding electron within space limits x and x plus dx is always 1 because electron will be definitely found somewhere. तो अगर हम बात कर रहे हैं स्पेस लिमिट x और x plus dx के बीच में, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा। इमेजिनरी I is equal to √(-1) is included in the wave function psi under certain conditions. तो कभी कभी psi के साथ एक इमेजिनरी फंक्शन I जुड़ा होता है, I की वैल्यू है √(-1). ये वेव फंक्शन psi के साथ जुड़ा हुआ होता है कुछ कंडीशंस में। Therefore the value of psi square can be real or imaginary depending on the nature of psi. तो psi का नेचर कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस इज ऑलवेज रियल, देयरफॉर साई स्क्वायर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ साई इनटू साई एस्ट्रिक, वेयर साई एस्ट्रिक इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। अब अभी हमने कहा थर्ड पॉइंट में कि साई स्क्वायर की वैल्यू रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती है, पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हमेशा रियल ही होगी, इमेजिनरी नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए साई स्क्वायर को साई स्क्वायर ना लिख करके प्रोडक्ट लिखा जाता है किसका, साई और साई एस्ट्रिक का, जहाँ पर साई एस्ट्रिक जो है वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माना जाता है। साई साई एस्ट्रिक इज इक्वल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर shows the absolute value always real and is also known as probability density। अब यहाँ पर जो साई स्क्वायर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमेशा रियल होती है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सिग्निफिकेंस, स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ क्वांटम पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, अ मॉलिक्यूल और अ सॉलिड। तो किसी एटम, मॉलिक्यूल या सॉलिड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या क्वांटम पार्टिकल्स के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, उसके वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। द ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब वेल यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है इस इक्वेशन का प्रयोग करके। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स and their orientations can be well explained using the Schrodinger's equation। तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल के शेप्स और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस भी इसके द्वारा समझाए जा सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ Schrodinger's equation results in quantized properties of system, एग्जाम्पल एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो जब इसका इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो क्वांटाइज प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं सिस्टम की, जैसे एनर्जी का क्वांटाइजेशन, यानी फॉर एग्जांपल जैसे E इज इक्वल टू NH न्यू, यानी E की वैल्यू क्या हो सकती है 1H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, तो ये क्वांटाइज एनर्जी कहलाएगा। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने से क्वांटाइज प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं सिस्टम के लिए। द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन इन द रेसिप्रोकल स्पेस गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अगर हम स्पेस में, रेसिप्रोकल स्पेस में स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉलिड के इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे। मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज सच एज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड गैप, द बिहेवियर ऑफ डोपेंट्स एंड देयर एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन रिलेशन टू द ऑब्जर्व्ड बैंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा कैन बी वेल स्टडीड बाय सॉल्विंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक से जुड़ी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि उनमें एनर्जी बैंड गैप की उत्पत्ति, ओरिजिन, डोपेंट्स का बिहेवियर, एनर्जी लेवल्स जो भी उसमें बैंड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, उनकी भी स्टडी स्क्रोडिंजर इक्वेशन के साथ की जा सकती है। द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन विदाउट कंसिडरिंग वेरियस अप्रोक्सीमेशन। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन से इन सारी वैल्यूज़ के बारे में जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस लेके चलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा सिंपल करने के लिए, तभी स्क्रोडिंजर इक्वेशन की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है। Ab initio calculations based on density functional theory are commonly used to solve Schrodinger's equation and to obtain various ground state properties of systems। तो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी के समान और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेपरेशन ऑफ स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन इनटू 3 इक्वेशन। थैंक यू।